मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2027 के चुनाव पहले अपनी सांगठनिक सक्रियता बढ़ा दी है। प्रयागराज में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर हुंकार भरी और दलितों के उत्थान के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कमर कस ली है। प्रयागराज में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में पार्टी के नेताओं ने संगठन की मजबूती और आगामी चुनावों पर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राजेश कुमार बबलू गुप्ता विधायक सुगौली ने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में दलितों और वंचितों की मुखर आवाज बनेगी और हम अपना झंडा अपना डंडा लेकर इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतरेंगे। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, जिस तरह का उत्साह आज की बैठक में दिखा है उससे ये साफ है कि आने वाले समय में हमें बड़ी सफलता मिलेगी। हमने पहले 8 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन अब हमारा लक्ष्य और भी बड़ा है। उन्होंने बिहार में पार्टी को मिली हालिया सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां काफी मिलती जुलती हैं, ऐसे में चिराग पासवान का नेतृत्व यहां भी चमत्कार करेगा। अखिलेश यादव के पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नारे और गठबंधन के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वे किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों, खासकर दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने आए हैं। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों पर चिंता जताते हुए कहा कि दलितों को जिस सशक्त आवाज की जरूरत थी, उसमें कहीं न कहीं गिरावट आई है और लोजपा उस कमी को पूरा करेगी। के विस्तार के लिए और संगठन को धारदार बनाने के लिए यहाँ आए हैं और समीक्षा बैठक किया है और बड़ा उत्साहवर्धक सब चीज निकल करके सामने आया है। हमारे बगल में बैठे हुए हैं प्रयागराज के अध्यक्ष विनय कुशवाहा जी, और उधर सोनी जी हमारे नगर के, नंद कुमार सोनी जी हमारे नगर के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। तो हमारा संगठन मंडल तक यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है और कई जगहों पर मंडल के नीचे माने बूथों तक भी संगठन है और उसी को धारदार बनाना है और 2027 में अपना पार्टिसिपेशन हमको यहाँ करना है, हमको चुनाव लड़ना है। इसी के उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ आए हैं और समीक्षा बैठक किया है। नहीं, देखिए, यहाँ हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है विगत पिछले कुछ चुनाव से, लेकिन इस बार हम लोग यहाँ लड़ेंगे और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारा तो हम जब तैयारी कर रहे हैं तो सभी सीटों पर लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आने वाला समय बताएगा जो आगे हम कहाँ कितनी मजबूती से लड़ सकेंगे। आपको स्मरण हम दिलाना चाहते हैं कि हम लोग पीछे भी एक बार चुनाव लड़े थे 8 सीट पर यहाँ, और हम लोगों ने 2 सीट यहाँ से जीतने का काम किया था। उस समय इंडिविजुअल हम लोग चुनाव लड़े थे, कोई हमारा गठबंधन यहाँ नहीं था। सर्वै रामविलास पासवान जी के समय में हम लोगों ने यहाँ 2 सीट इंडिविजुअली जीतने का काम किया, लेकिन किसी कारण से हम लोगों ने यहाँ लड़ना छोड़ दिया। अब हम पुनः देखिए, ऐसा कोई ये नहीं है कि हम इसको कमजोर करें और उसको फायदा पहुंचाए। कौन लड़ता है, कौन भविष्य जानता है कि किसके लड़ने से किसको फायदा होगा, नुकसान होगा, इस पचड़े में मैं नहीं हूँ। हम लोग अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और अपने लिए लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और अपने लिए लड़ेंगे हम। बताया, मैं प्रयागराज बाहरी आउटर में वहां प्रभारी के रूप में था, नगर के विधायक जी थे। जिस तरह से उत्साहजनक ये बैठक हुई है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो पहले हम लोगों ने सफलता 8 सीट पर पाई थी, मैं अभी 25 सीटों का आकलन आज आ जाएगा, लेकिन जहां पर हम लोग दोनों ने किया है, ये दोनों सीट मजबूती से हम लोग लड़ सकते हैं। ऐसा संगठन हमने आज यहाँ पे देखा है। मैं किसी को, आपका सवाल था कि किसी के फायदा और किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। हाँ, उत्तर प्रदेश के लोगों का फायदा कैसे हो सके, यहाँ के दलितों को कैसे आगे और उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके, मुझे लगता है कि जो उनको एक मुखर आवाज मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट है।
देखिए, आप अगर मगर और भविष्य की बातें, मैं तो वर्तमान की समीक्षा कर रहा हूँ। भविष्य की समीक्षा तो आप लोग करते हैं, लेकिन वर्तमान की समीक्षा में मुझे यही लग रहा है कि जहां पर हमारे पास दलित नेतृत्व आदरणीय चिराग पासवान जी के जैसा व्यक्तित्व हो, जहां पर श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की गहरी पैठ उत्तर प्रदेश में रही हो और बिहार में इतनी बड़ी सफलता मिली है। बिहार उत्तर प्रदेश कमोबेश हिंदी पट्टी में एक जैसा रहन सहन बोलचाल खान पान है। मुझे लगता है कि यहाँ उतनी ही बड़ी सफलता हमारी पार्टी हमारे नेतृत्व को मिलने वाली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिषेक कुमार सिंह एसडीएम सदर प्रयागराज को अवमानना नोटिस जारी किया है। इन पर आदेश का पालन करने का दोबारा मौका दिए जाने के बाद भी अवहेलना करने का आरोप है। कोर्ट ने इन्हें प्रथमदृष्ट्या अवमानना का दोषी माना। इससे पहले कोर्ट ने अवमानना याचिका पर 3 माह में आदेश का पालन करने का आदेश दिया था। पालन न करने पर दोबारा यह अवमानना याचिका दायर की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने वासुदेव की अवमानना याचिका पर दिया है। मौजा चंद्र भानपुर में याची ने जमीन का बैनामा लिया था। उसमें से कुछ हिस्सा एयरपोर्ट अथॉरिटी को बेच दिया। 2025 में जमीन का कुछ हिस्सा एयरपोर्ट की सड़क चौड़ीकरण के लिए लिया गया। शेष बची जमीन पर याची ने चहारदीवारी बनाकर अपने कब्जे में रखा था। जनवरी 25 में मोहम्मद आसिफ ने जमीन की बाउंड्री तोड़कर गेट लगा लिया। इसमें तहसील के कर्मचारियों की मिलीभगत है। अपने नाम एक फर्जी बैनामा करा लिया, जिसकी शिकायत मंडलायुक्त व जिलाधिकारी प्रयागराज से की गई। जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को जांच कार्रवाई करने का आदेश दिया और 7 दिन में रिपोर्ट मांगी। कोई कार्यवाही न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी व आयुक्त के आदेशानुसार एसडीएम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसका पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने आदेश पालन के लिए अतिरिक्त 3 माह का समय दिया। फिर भी अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई 1 महीने बाद पुनः होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 के महाकुंभ मेला भगदड़ मामले में स्पष्ट किया है कि पीड़ितों को अनुग्रह एक्स ग्रेशिया मुआवजा देने के दावों का निपटारा राज्य द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग नहीं, बल्कि जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सत्यवीर सिंह की खंडपीठ संजय कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या को हुई भगदड़ में उनके रिश्तेदार की मौत पर मुआवजा मांगा गया था। अदालत ने न्यायिक जांच आयोग के सचिव द्वारा दाखिल हलफनामे का अवलोकन करते हुए कहा कि मुआवजा दावों का निपटारा करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आयोग का कार्य केवल घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करना, भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के सुझाव देना और प्रशासनिक समन्वय की समीक्षा करना है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने भगदड़ की घटना से इनकार नहीं किया और कुछ मृतकों के आश्रितों को पहले ही मुआवजा दिए जाने की बात सामने आई। ऐसे में आयोग द्वारा ये जांच करना कि भगदड़ हुई या नहीं आवश्यक नहीं है। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अदालत ने निर्देश दिए कि सभी मुआवजा दावे जिला प्रशासन मेलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, जहां प्रत्येक मामले में मृत्यु या क्षति के तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा। पुलिस की इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब तक विपरीत साक्ष्य न हो प्रामाणिक माना जाएगा। साथ ही मेलाधिकारी को प्रत्येक दावे पर 30 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेना होगा। वर्तमान मामले में अदालत ने पाया कि मृतक की इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध है और विवादित नहीं है। इसलिए कोर्ट ने मेलाधिकारी को 3 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने और 7 मई तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। गौ घाट से बहराना पावर हाउस तक बिछने वाला तार हुआ चोरी, एसीपी निकिता की टीम ने चोर को दबोचा। प्रयागराज की मुट्ठीगंज पुलिस ने 2 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो बिजली विभाग का तार चोरी किए थे। इन लोगों ने 33 किलोवोल्ट का 2 ड्रम तार चोरी किया था, जिसका वजन करीब 13 टन है। इन तारों की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख के करीब है। सटीक सूचना पर पुलिस ने आशिफ और शबी खान को परेड के पास से पकड़ा। इन्हीं की निशानदेही पर चोरी हुआ सारा तार भी बरामद हो गया। डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने इस वारदात का खुलासा किया है। दरअसल बहराना पावर हाउस से गौघाट पावर स्टेशन तक केबल डालने का काम शुरू हुआ था, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी को ठेका मिला था। ये दोनों शातिर लड़के भी इसी फर्म में तार डालने के काम में लगे थे। एक ड्रम तार इन्होंने गौघाट से, जबकि दूसरे ड्रम तार की चोरी इन्होंने बोट क्लब के पास से की थी।
मुकदमा दर्ज होने के बाद एसीपी निकिता श्रीवास्तव ने चोरों का पता लगाने के लिए टीम बनाई और खुद भी जांच शुरू की। सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से साफ हो गया कि चोरी में फर्म से जुड़े लोगों का है हाथ है। सीसीटीवी से पहचान हुई, फिर मुखबिर की सूचना पर दोनों चोरों को दबोचा गया। पकड़ा गया आशिफ शामली का है, जबकि शबी खान बागपत का रहने वाला है। सरकारी जो तार थे विद्युत के चोरी करते थे, किस तरह से स्टॉक करते, किस तरह से इनको पकड़ा गया, कितने का ये तार था, अनुमानित राशि का बरामद हुआ, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? 4 दिन पहले ही थाना मुट्ठीगंज में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें सरकारी जो तार है वो चोरी होने का मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें हमारी सर्विलांस की टीम और थाना मुट्ठीगंज की टीम दोनों इसमें वर्कआउट करने के प्रयास में थी। तो इसमें 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, मोहम्मद आसिफ और साबी खान। ये दोनों व्यक्ति मूलतः रहने वाले जनपद शामली और बागपत के हैं। इनके द्वारा पूछताछ में जब कहा गया कि एक वशिष्ठ पांडे नामक एक व्यक्ति है जो इनको यहाँ पर लाया था लगभग 2 हफ्ते पहले, और उनसे एक कार्य करवाया जा रहा था, तो इनके पास से 2 ड्रम तार के बरामद हुए हैं, जिनका वज़न है लगभग 13 टन है और इसकी बाज़ार का मूल्य है लगभग 35 से 40 लाख के बीच का है। वशिष्ठ पांडे है वो अभी वांछित है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या सर इस तरह से पहले भी इन लोग ने घटना करी है, या इनके गैंग में और कौन लोग हैं, और कैसे पहले भी इनके आपराधिक इतिहास है? इनका आपराधिक इतिहास हमारे द्वारा निकलवाया गया, तो अभी तक ऐसा इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, और हम इसके बारे में और भी गहन जांच पड़ताल कर रहे हैं कि अगर कोई इनके द्वारा पुरानी ऐसी वारदात की गई तो उसका भी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सर चोरी का माल ये कहाँ पे स्थित है, कुछ ऐसी? अभी क्योंकि इनके पास ही बरामद हुआ है, तो ये अभी पूछताछ में अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ये इसको कहाँ बेचने जाते, और आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आएंगी। ठीक सर। रेल प्रशासन ने गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज और दादरी के बीच ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या O24170248 प्रयागराज दादरी प्रयागराज ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन का संचालन दैनिक आधार पर किया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार गाड़ी संख्या 02417 प्रयागराज से दादरी के लिए 1 मई 2026 से 31 मई 2026 तक प्रतिदिन चलेगी। ये ट्रेन कुल 31 फेरे लगाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 02418 दादरी से प्रयागराज के लिए 2 मई 2026 से 1 जून 2026 तक प्रतिदिन संचालित होगी, जिसके भी 31 फेरे निर्धारित हैं। इस विशेष ट्रेन में कुल 17 कोच होंगे। इनमें 2 कोच, 5 सामान्य श्रेणी के कोच, 8 स्लीपर क्लास कोच, 1 एस बढ़ी ई तृतीय श्रेणी कोच और 1 एस बढ़ी ई प्रथम श्रेणी कोच शामिल हैं। यह विभिन्न वर्गों के यात्रियों को यात्रा के विकल्प प्रदान करेगा। समय सारिणी के अनुसार गाड़ी संख्या 02417 प्रयागराज से रात 8 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 7:15 बजे दादरी पहुंचेगी। मार्ग में इसके ठहराव सिराथू, फतेहपुर, गोविंदपुरी, फफूंद, इटावा, शिकोहाबाद, टुंडला, हाथरस, अलीगढ़ और खुर्जा स्टेशनों पर होंगे। वापसी में गाड़ी संख्या 02418 दादरी से रात 10:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। ये ट्रेन भी उन्हीं प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे बीच के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। रेल प्रशासन का मानना है कि इस विशेष ट्रेन के संचालन से ग्रीष्मकाल में यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और लंबी दूरी के यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा विकल्प उपलब्ध होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने किन्नर समुदाय द्वारा बधाई या नेक के नाम पर की जाने वाली वसूली को अवैध करार दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसे किसी भी स्थिति में कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि बिना विधिक आधार के धन वसूलना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने किन्नर रेखा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में गोंडा जिले के कुछ क्षेत्रों को नेक वसूली के लिए आरक्षित करने की मांग की गई थी। याची का तर्क था कि वह वर्षों से इन क्षेत्रों में नेक मांगती आ रही है, लेकिन अन्य किन्नरों के पहुंचने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। न्यायालय को यह भी बताया गया कि जजमानी परंपरा के तहत यह एक पारंपरिक अधिकार बन चुका है, जिसकी रक्षा के लिए न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। साथ ही क्षेत्रीय विवादों को रोकने के लिए सीमांकन जरूरी बताया गया। खंडपीठ ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि किसी परंपरा के आधार पर अवैध वसूली को वैध नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसी मांग स्वीकार की जाती है तो यह अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसा होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े कानूनों में भी नेक वसूली को लेकर कोई प्रावधान नहीं है।
इसलिए इसे मौलिक या वैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।